क्या कोई इंसान 100% गलत और 100% सही हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन भी है? किसी इंसान के सिर्फ अच्छाई को लेकर या फिर उसके सिर्फ बुराई को लेकर गीत गाते रहना, क्या यह बात सही है? बीजेपी सिर्फ सही कर रही है, बीजेपी सिर्फ गलत कर रही है, या फिर कांग्रेस सिर्फ सही कर रही है, या फिर कांग्रेस सिर्फ गलत कर रही है? क्या ऐसा संभव है? अगर सच में लोगों को देश की चिंता है तो अगर कोई पार्टी अगर वो सही काम करे तो उसके बारे में बताए, अगर वो गलत काम कर रही है तो उसके बारे में बताए। ऐसे शायद ही कोई इंसान होंगे जो कि किसी पार्टी के सही और गलत दोनों चीज़ों को बताते होंगे। जैसे कि भाई हमारे जो ध्रुव राठी हैं, जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं कि वो गवर्नमेंट ऐसे करती है, वो गवर्नमेंट ऐसी करती है। क्या वो गवर्नमेंट, क्या उसने सिर्फ गलत काम किया? हाल ही के दिनों में एक संदेश खली की जो घटना हुई थी उसके बारे में कितने लोगों ने बोला, लेकिन उनका एक भी वीडियो जो कि उस टॉपिक पे हो। लेकिन उसी तरह से जैसे श्याम शर्मा शो जो कि है, जो सिर्फ बीजेपी के सपोर्ट में बोलते रहते हैं, जो खिलाड़ियों के साथ हुआ क्या वो गलत नहीं था, तो उस टॉपिक पे वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो सिर्फ एक ही टॉपिक में या तो किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं या फिर किसी के सपोर्टर हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का दो अच्छाई और बुराई हो, वो दोनों आपके सामने अगर रखा जाए तो आप बेटर जज कर पाएंगे कि आपको किस पार्टी के साथ जाना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो लाया जाए जो जिसमें कि मैं बताऊं कि देश की जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उसके बारे में बताऊं कि जो कि 2004 से 2014 तक का जो कि कांग्रेस के लीडरशिप में जो पार्टी काम कर रही थी, जो अलायंस काम कर रहे थे, उसका नाम था यूपीए। और 2014 से 2024 तक का जो अभी काम कर रहा है फिलहाल में, जो कि है एनडीए, जो कि लीडरशिप में चल रहा है बीजेपी के। तो इन 10 सालों में इन दोनों पार्टियों के द्वारा जो डेवलपमेंट्स किए गए या फिर उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए, मैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। Opposition lawmakers have now been suspended from the parliament. Indian Prime Minister Narendra Modi has inaugurated a Hindu temple built on the ruins of a mosque. The construction of this temple fulfills a long-time dream. Police in India fired tear gas shells at crowds of protesting farmers. The Supreme Court has struck down electoral bonds. It has declared them unconstitutional. And it comes months ahead of national elections in which Prime Minister Narendra Modi will seek a third. हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि 10 इयर्स ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की लीडरशिप में चल रही थी 2004 से 2014 तक, और एनडीए गवर्नमेंट जो कि 2014 से 2024 तक बीजेपी की लीडरशिप में चल रही थी, इनके द्वारा जो सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो किए गए हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जहाँ से जो चीज़ मैंने डाटा बताया है उसका सोर्स लिख दिया है और उसका पूरी तरह से वेरीफाइड डाटा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। तो इंडिया टुडे के जो वेबसाइट पे ये जो आप एक चार्ट देख रहे होंगे, जिसमें कि जो ब्लू वाला है वो यूपीए गवर्नमेंट को दिखाता है और जो ऑरेंज वाला है वो एनडीए गवर्नमेंट को दिखाता है। तो ब्लू यूपीए गवर्नमेंट समझिएगा कांग्रेस के द्वारा जो लीडरशिप में चलता है, और जो एनडीए गवर्नमेंट है वो बीजेपी के लीडरशिप में काम करता है। इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के द्वारा जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है, उनके टाइम पीरियड में जो कि उनके 10 सालों का कंपैरिजन, कि पहले साल बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही थी उसमें जीडीपी कितना था, उसी तरह से दूसरी साल कितना था, इसी तरह से 9 सालों तक का कंपैरिजन इसमें दिखाया गया है। अब 10वां साल इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि 2024 अभी चल ही रहा है और ये कंप्लीट हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ पे 9 सालों तक का दिख रहा है। कभी बीजेपी का टाइम पीरियड में जो जीडीपी है वो ज़्यादा रहती थी, तो कभी कांग्रेस के टाइम पीरियड में जो जीडीपी जो रहता थी वो ज़्यादा रहती थे। वो 2019 और 2020 में जो बीजेपी का टाइम पीरियड में वो जीडीपी बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, वो इसलिए कि उस समय कोविड था। तो जीडीपी लगभग बराबर ही थी, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस बेसिस पे किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी की तारीफ़ करना कि वो इतने अच्छे थे, वो उतने बुरे हैं, तो ये थोड़ा गलत बात हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर के बारे में, जिस पे बहुत लोग एकदम चिल्लाते रहते हैं कि ये महंगाई ये हो गई, महंगाई वो हो गई। दोनों गवर्नमेंट में जो महंगाई थी वो कितना थी, अब उस पर बात करते हैं। जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट जो कि 2004 से 2014 तक थी, उसके शासनकाल में जो मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट गई थी 2010 में 11.99% गई हुई थी, और मिनिमम जो गई हुई थी 2004 में 3.77% गई हुई थी। से जो मैक्सिमम हम लोग देखेंगे कि इनके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा इतना गया हुआ था। और एनडीए गवर्नमेंट जो कि बीजेपी के द्वारा चलाई जाती है लीडरशिप में, वो 2014 से 2024 तक का उसमें मैक्सिमम जो गया हुआ था वो 2022 में गया था, वो 6.7%। समझ रहे हैं? और फिर भी लोग हल्ला करते हैं कि जो बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी।
उसके बाद जो मिनिमम गया हुआ है 2017 में 3.33%। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो अगर कोई पार्टी कहे, जो अगर कांग्रेस आके कहे कि महंगाई बढ़ गई, तो वो उनके ऊपर शोभा नहीं देता है, क्योंकि उनके शासनकाल में भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई थी, जितना कि बीजेपी में भी नहीं गई हुई थी। अब बात करते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। अब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मतलब कि एक तरह से हम लोग अपनी कंट्री में कितना हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कितना हम अपना खुद का कमाते हैं, या फिर कितना हम लोग अपना वेल्थ जनरेट करते हैं, उसका कितना % हम लोगों ने डेब्ट ले रखा है, कर्जा ले रखा है। तो चलिए जानते हैं कि किसके टाइम पीरियड में कितना कर्जा लिया गया था। तो एक और बात हम जान लेते हैं कि अगर किसी देश का डेब्ट टू जीडीपी जो रेशियो है वो 77%, 77% से ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब उस कंट्री की हालत बहुत ख़राब है। तो एक आप अंदाज़ा रखिएगा। तो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि 2004 से 2014 तक था, उसमें जो मैक्सिमम डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो था वो 62.59% 2004 में था, और 2013 में जो मिनिमम था वो था 50.31%। मतलब क्या कि उनके टाइम पीरियड में जो डेब्ट जो है, कर्जा जो है वो घटा था। फिर उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आई, जिनमें 2014 से 2018 तक का डाटा है, जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि सामने स्क्रीन पे, उसमें 2014 में वो लगभग 49% था। मतलब कि अगर कोई आदमी 100 रुपया अगर कमाता है तो उसने 49 रुपया कर्जा ही ले रखा है। उसके बाद 2018 में 46.52%, और 2023 में जो कि द हिंदू के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो एनडीए के द्वारा ली गई है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो कर्जा लेने का जो सिस्टम है वो बीजेपी के द्वारा थोड़ा ज़्यादा ही चलाया गया। क्यों? क्योंकि जब बीजेपी को सरकार मिली उस समय 49% थी, और 2023 के में उसका जो कर्जा लेने का जो परसेंटेज है 57% है। उनके टाइम पीरियड में घटा था, और लेकिन बीजेपी के टाइम पीरियड में बढ़ गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान मैक्सिमम हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो खर्चा किया जाता था वो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा वो था 3.96% जो टोटल जीडीपी का परसेंट था। उसके बाद मिनिमम जो कि 3.27% था, वो टोटल जीडीपी का था। तो समझ सकते हैं कि यूपीए जो गवर्नमेंट है लगभग 3 के एवरेज में वो हेल्थ सेक्टर में खर्च करती थी टोटल जीडीपी का। तो अब हम बात करते हैं एनडीए गवर्नमेंट के बारे में। तो एनडीए गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में कितना खर्चा किया था? मैक्सिमम जो बीजेपी ने खर्च किया था 2014 में 3.62%, और मिनिमम 2018 में 2.86%। इसके बाद से यह 2020 तक घटता चला गया। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी रेट के बारे में। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा कितना पॉवर्टी रेट में क्या क्या चेंजेस आए। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी रेट में। तो कोई भी पार्टी हो, पॉवर्टी रेट में हमेशा क्या डिक्लाइन ही देखने को मिला है। तो इसमें ये कोई पार्टी आके ना छाती पीटे कि हम मेरे पार्टी ने पॉवर्टी के लिए ये किया, मेरे पार्टी ने पॉवर्टी के लिए वो किया। हर एक पार्टी ने कुछ ना कुछ किया, जिसके कारण दोनों पार्टी में जो भी पॉवर्टी रेट में डिक्लाइन देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो कोई सा भी गवर्नमेंट हो, उन दोनों गवर्नमेंट में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, उनका जो परसेंटेज है वो हर एक टाइम पीरियड में बढ़ते ही गया है। तो अभी तक मैंने जीडीपी के बारे में बात किया, महंगाई के बारे में बात किया, कर्जे के बारे में बात किया, हेल्थ सेक्टर के बारे में बात किया, पॉवर्टी के बारे में बात किया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया। तो आई होप अभी तक आपको थोड़ा भी आइडिया लग चुका होगा कि कौन सी पार्टी कैसी है और किसकी बात आपको सुननी चाहिए। लेकिन हमारा ये काम है कि हम किसी भी पार्टी को दोनों चीज़ों को देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि हमको क्या चीज़ चुनना है। मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी की बात मत सुनिए, ना मेरी बात सुनिए, ना किसी भी बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर, किसी बड़े से बड़े यूट्यूबर को मत सुनिए, ना किसी पॉलिटिशियन को सुनिए। बस आप जो आपके एरिया में किस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, पास्ट उसका रिकॉर्ड क्या था, उन सारे बेसिस पे उनको जज कीजिए। कि तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपने जो कीमती वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद।